बीए थर्ड ईयर, हिंदी साहित्य पेपर सेकंड, कहानी संग्रह। दूसरी कहानी पढ़ रहे थे। कहानी का शीर्षक था पुरस्कार। आज हम कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब से पहले हमने पढ़ा था अरुण और मधुलिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अरुण मगध का राजकुमार है। वह मधुलिका के देश में आया है। मधुलिका जो कौशल की रहने वाली है। मगध और कौशल दोनों की शत्रुता है। मगध का राजकुमार अरुण कौशल को जीतना चाहता है। वह मधुलिका को अपना समर्थक बना लेता है और किले के पीछे वाली ज़मीन मधुलिका राजा से खेती करने के लिए ले लेती है और मगध का राजकुमार अरुण इसी ज़मीन से होकर अपनी सेना को किले के अंदर दाखिल करवाना चाहता है। अब आगे पढ़ते हैं। ऊपर से देखो 17वें पेज पे जय हो देव, यहाँ से जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आ गई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही है। ये सेना के लोग थे अरुण के। अरुण के छिपे हुए स्वतंत्र मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर रास्ता बन रहा था। नगर दूर था, फिर भी उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था। तब इधर की किसी को चिंता नहीं थी कि यहाँ कोई देखने नहीं आएगा। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। शाम हो चली थी। उसी निबिड़ घन में वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। इनका काम सफल हो रहा है, इनका प्लान सक्सेस हो रहा है, इसलिए खुश हैं ये। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरुंट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। कपोल यानी गाल। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और। 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, तो 4 प्रहर यानी 12 घंटे और। विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर यानी शरीर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, मैं राजा बनूंगा और तुम रानी बनोगी। बस 12 घंटे की बात है। भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम कौशल को जीत लोगे। देखो, ये प्रेम करती है मगध के राजकुमार अरुण से और रहने वाली है कौशल की। कौशल के और मगध की शत्रुता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के है। आप ये समझो कि भारत की कोई नायिका पाकिस्तान के किसी नायक से प्रेम करे और पाकिस्तान का नायक भारत आ जाए और वो नायिका के साथ मिलकर भारत को हराने की बात सोचे। ठीक वैसा ही है ये। राज के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? मधुलिका पूछती है। अरुण बोलता है, अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। यही तो है लड़की जिसने जमीन मांगी थी राजा से और इसी के सहारे ये जीतने की कोशिश कर रहा है। निकेतन यानी घर। निकेतन यानी घर। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। पूरे मन से नहीं चाहती थी कि ये जीते। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अरुण ने सिपाही का संकेत पाया और कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है। अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी होती है। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वो झोंपड़ी की ओर चलती है जहाँ वो रहती थी। पथ अंधकारमय था, रास्ते में अंधेरा था और मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था। देखो, ये अंधकार इसके मन में भी है, निविड़ घना तम अंधकार। मैंने उसके हृदय में भी अंधकार था। वो चाहती ही नहीं थी कि जीते ही। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जो खुशी थी वो चली गई। जितनी सुख की कल्पना की थी वह जैसे अंधकार में विलीन खोने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। उसे डर था। पहला डर तो अपने प्रेमी के लिए हुआ।
सोचती है अरुण सफल नहीं हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, क्यों जीते, श्रावस्ती का दुर्ग विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, भारत की ज़मीन पाकिस्तान के पास क्यों चली जाए। मगध हमारा चिर शत्रु है, हमेशा शत्रु, हमेशा से। ओह उसकी विजय कौशल, ओह उसकी विजय, हाँ ये जीत जाएगा। कौशल नरेश ने क्या कहा था मेरे लिए, सिंह मित्र की कन्या हूँ मैं, सिंह मित्र की, जिसने कौशल को बचाया था, कौशल का जो रक्षक था, और उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है। मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने तो इस देश को बचाया था, और मैं क्या करने जा रही हूँ। नहीं नहीं मधुलिका नहीं, वजह से खुद से ही बात कर रही हूँ। वह पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत गई थी, यानी रात के 9 बज गए थे, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी यानी पागल सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र यानी पिता का और कभी अरुण की मूर्ति आकर अंधकार में चित्रित हो जाती। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा, यानी प्रकाश दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई, रास्ते में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे, यानी 100 उल्काधारी यानी मसाल लेकर, अश्वारोही यानी घोड़े वाले चले आ रहे थे। और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा डोरी थी और दाएं हाथ में नग्न खड़ग तलवार थी। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से नहीं हिली, रास्ते से नहीं हटी। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब एक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर दे। कौशल का सेनापति था ये। और उन्हें बोलता है ना कि सेनापति तो कहीं दूर चला गया है मधुलिका डाकुओं को मारने, और मैं पीछे से इस राज्य को जीत लूँगा। तो ये सेनापति मिल जाता है इसको रास्ते में। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, मधुलिका चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पागल है। पगली नहीं है, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। बोलती है कि मैं पागल नहीं हूँ, अगर पागल होती तो मेरे दुख क्यों होता इतना, मुझे राजा के पास ले चलो, मुझे बांध लो। पूछता है सेनापति, साफ साफ बता, स्पष्ट कह। फिर वो बोलती है, श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में डाकुओं के हस्तगत हो जाएगा। अभी अरुण को क्या बोल रही है, डाकू, दस्यु ने डाकू। श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में 3 घंटे में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के उस पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग एक घोड़े वाले के साथ बांध दिया इसको, और खुद चलता है आगे आगे। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र के केंद्र इस रात्र में अपने वैभव का स्वप्न देख रहा था। विभिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएँ लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है, इसलिए लोग जलते हैं, इस राज्य से इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। जब घोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला, सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200। सेनापति बोलता है कि उन्हें शीघ्र ही इकट्ठा करो, एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के, यानी चुपचाप। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो, आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश नहीं हो, आवाज़ नहीं हो, चुपचाप जाना है। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, यानी सोने जा रहा था, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे, हरकत में आ गया। सेनापति ने उससे कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? क्या तुम्हारा खेत नहीं बन रहा? क्या कोई बाधा है? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि उसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो?
सेनापति बोलता है, देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और स्त्री ने मुझे पथ में ये संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी, घृणा आ रही थी खुद पे, शर्म आ रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, क्या ये सत्य है? मधुलिका बोलती है, हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमंत्री की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। कहानी का शीर्षक क्या है? पुरस्कार। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ, यानी हार गया अरुण, और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया, यानी चारों तरफ मशाले जलने लगे, उजाला हो गया मसालों का। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था, खुशी थी। श्रावस्ती का दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध, यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, नारी सब आनंद से उन्मत्त हो उठे, पागल हो गए। उषा के आलोक में, यानी सुबह, सभा मंडप दर्शकों से भर गया। इनको लिया एक सभा में। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका बुलाई गई, वो पागल सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं तुम्हें सब देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोलता है, पुरस्कार ले, क्या चाहिए? अरुण हंस रहा था, हंस पड़ा। जानता है ये प्रेम करती है मुझसे, व्यंग्य है ये हंसना। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझसे अवश्य दूंगा, मांगो, मांग लो। तो ये क्या मांगती है? तो मुझे भी प्राण दंड मिले, कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो इसने क्या मांगा पुरस्कार में? प्राण दंड, मृत्यु। अरुण से प्रेम करती है लेकिन मातृभूमि को भी बचाना है। तो इसने मातृभूमि को भी बचाया और खुद के प्रेम को भी बचाया। खुद के प्रेम को किस तरह से बचाया कि अरुण के साथ मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाए, मैंने इसकी हेल्प की है, मेरा दोस्त है, प्रेम है, और देश को भी बचा लिया। तो ये देश, व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के बीच के तनाव को दिखाने वाली कहानी है। आज समाप्त होती है। कहानी को आप सभी एक साथ पढ़ेंगे तो ये कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कहानी के सभी पार्ट एक साथ पढ़ने का कोशिश करें। धन्यवाद।